हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं इस टॉपिक पे बात करना चाहती हूँ कि जब हम शादी करने जा रहे होते हैं तो हमें अपने पार्टनर को, होने वाले पार्टनर को, या अगर शादी तय हो गई है जिससे भी, तो उसको कोई भी फेक प्रॉमिसेस नहीं करने चाहिए। हमें कोई भी ऐसी बात नहीं करनी चाहिए, कहनी चाहिए जो आप फ्यूचर में उसको पूरा नहीं कर सकते हो। तो मत ही बोलो, कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट बी नेचुरल, है ना। जो नॉर्मल आपकी नेचुरल फीलिंग्स हैं उसी को ही एक्सप्रेस किया करो। आपको कुछ भी बढ़ा चढ़ा के या मैं ये कर दूंगा, मैं ये कर दूंगी, और आगे चल के ना कर पाओ या ना करना चाहो, तो वैसी सिचुएशन मत क्रिएट होने देना। बी क्लियर, कर सको बस वो ही कहना चाहिए। मेरे केस में एक्चुअली बहुत सारे चीज़ें बोली गई थी कि मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, बट शादी के बाद कुछ भी नहीं किया गया मेरे लिए। और मेरे सपनों को जैसे मतलब चकनाचूर कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना, वो मेरे साथ हुआ है। इस टॉपिक के साथ साथ एक दो इंसिडेंट्स ऐसे भी और बताऊंगी जो नार्सिसिज्म से रिलेटेड पिछली वीडियोस में मुझे बताना रह गया था, तो वो भी कुछ और इंसिडेंट्स नार्सिसिज्म से रिलेटेड मैं इसमें इंक्लूड करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। मैंने शादी की अपनी पहली मीटिंग में ही सुमित को ये बात क्लियर कट बता दी थी कि मैं व्लॉग्स वगैरह बहुत बनाती हूँ यूट्यूब पे, एंड पॉडकास्ट वगैरह खूब करती हूँ, वीडियोस वगैरह खूब शूट करती हूँ, रील्स बनाती हूँ इंस्टाग्राम पे। तो ये सब मैंने बहुत मतलब क्लियरली उसको ये चीज़ें बोल दी थी। एंड इस पर मुझे सुमित ने ये बोला था पहली मीटिंग में, तो ये बोला था कि मैंने आपके कुछ वीडियोस यूट्यूब के देखे हैं और मैं तो आपका फ़ैन हूँ और आप तो बहुत अच्छी एक्टिंग करती हो, जो कि मुझे स्टार्टिंग में बहुत अच्छा लगा था सुन के। एंड जब हमारी इंगेजमेंट हो गई थी और इंगेजमेंट से लेके शादी के बीच में जब हमारी फ़ोन पे बात होती थी, तो सुमित ने मेरे को ये बोला था कि जब हम नोएडा शिफ्ट हो जाएंगे तो नोएडा में अगर कोई भी एक्टिंग की अपॉर्चुनिटी मेरे को पता चलती है तो मैं आपको वो एक्टिंग ज़रूर करवाऊँगा, क्योंकि मैं समझ सकता हूँ कि जब आपको वापस आना पड़ा था 2016 में, आप अपने एक्टिंग करियर को परस्यू नहीं कर पाए थे, आगे कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, तो कितना बुरा लगता है जब सपना टूटता है। तो ये बातें उसने मेरे को बोली थी। इन सब बातों से मुझे इतना मतलब ये लगा था कि कितना प्रोग्रेसिव लड़का है और कितनी अच्छी सोच रखता है, एंड मतलब वाइफ को सपोर्ट करने वाला हस्बैंड मुझे मिला है। तो मैं बहुत खुश होती थी उस टाइम पे जब तक शादी नहीं हुई थी। एंड हाँ, एक बात और सुमित ने मेरे को बोली थी कि मैं चाहता हूँ आप इंगेजमेंट की जितनी भी क्लिपिंग्स हैं उसको लेके, एंड शादी की भी जो भी क्लिपिंग्स हैं उसको लेके आप एक प्रॉपर पूरा इंगेजमेंट का व्लॉग बनाओ और शादी का व्लॉग बनाओ। तो मैं आपको शादी के बाद ये व्लॉग देखना चाहता हूँ आपका। तो ये बातें सुमित ने मेरे को बोली थी। अब शादी के बाद क्या हश्र हुआ वो बताती हूँ मैं। मैंने एक दिन सुबह के 9 बजे नाश्ता कंप्लीट खिला के 9:15 तक सारा काम निपटा के मैं बैठी थी अपना पेंटिंग का वर्क करने के लिए। मैं टेबल क्लॉथ पे पेंट कर रही थी। तो मैंने जस्ट बस हेडफोन्स फ़ोन से मतलब गाने सुनने के लिए कान में लगाए थे कि सुमित ने मेरे से एकदम से बोला कि ये पेंटिंग कब तक करती रहोगी, और भी तो काम करने हैं। तो इस पर मैंने बोला और क्या काम करने हैं? तो कहता है खाना भी तो बनाना है। तो मैंने घड़ी की तरफ देखा, उस टाइम पे 10 बज रहे थे। मैंने कहा 10 बजे आप कब खाना खाते हैं? आप तो 1 बजे खाना खाते हैं। अभी कैसे खाना खाने की सूझी आपको? अभी तो 9 बजे आपको नाश्ता खिलाया है मैंने। सुमित बोलता है कि खाना बनाने में टाइम लगता है इसलिए मैंने तुमको बोला। मैंने कहा हर समय बस आपके दिमाग में खाना ही चलता रहता है, मैं तो आपके काम में, आपके कंप्यूटर वर्क में कोई इंटरफेरेंस नहीं करती और कुछ नहीं बोलती, तो फिर आप घर गृहस्थी में और खाने को लेके क्यों बोलते रहते हो? तो सुमित इस पर कहते हैं कि तो फिर तुम भी हमारे एक्सेल वर्क पे कुछ बोलो। मैंने कहा मैं दूसरों के कामों में नहीं बोलती हूँ, और ये कह के मैं अपनी पेंटिंग करने लगी। मैंने थोड़ी देर बाद अपनी एक्स सास से बोला कि मम्मी जी आप मुझे कुछ ना कुछ काम बताते रहा करिए दिन भर में और मैं करती रहूँगी। सुमित चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ दिन भर काम करती रहूँ या खाना बनाती रहूँ। तो इस पर मेरी एक्स सास बोलती हैं अब ये तो सुमित की सनक है, ऐसे ऐसा कोई काम नहीं है करने को। तो मेरी एक्स सास की इस बात से ये पता चलता है
ये साबित हो जाता है कि सुमित एक सन की इंसान है। जब माँ ने खुद ही ने बोल दिया कि बेटा सन की है, तो भाई मुझे तो फिर और कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है। पर फिर भी मैं एक बात कहूँगी, एक पति होने के नाते सुमित को ये बात क्यों नहीं अच्छी लग रही है कि मैं जो पेंटिंग करने का मुझे शौक़ है, मुझे मेरा दिल खुश होता है उस चीज़ को करने से, वो अगर मैं कर रही हूँ तो उससे सुमित को क्यों दिक्कत हो रही है। या मैं अगर गाने सुन रही हूँ अपने कान में हेडफोन्स लगा के, तो अपने मनोरंजन के लिए, तो इससे सुमित को क्यों तकलीफ़ हो रही है। अगर पति को ही अपनी पत्नी की खुशियों में खुशी ना महसूस हो, तो ऐसे पति का क्या फ़ायदा। और वही संकुचित सोच सुमित की कि मैं बस उसकी पत्नी पूरे टाइम बस 24 घंटे खाना ही बनाती रहूं और मैं कुछ काम नहीं कर सकती। सेम ऐसे ही एक रात मैंने 8 बजे करीब खाना बना के मैं बस बैठी थी और हेडफोन्स अपने कानों में लगाए थे गाने सुनने के लिए मोबाइल पे, और सुमित ने सबसे पहला क्वेश्चन मेरे से अगर कुछ किया तो वो ये किया कि खाना बन गया। मैंने कहा हाँ बन गया। मतलब उसको किसी और बात से कुछ मतलब नहीं है, सिर्फ खाना समय पे बना हुआ होना चाहिए। ही नेवर नोटिस्ड और से एनीथिंग लाइक कि अच्छा है म्यूज़िक सुनो, कौन सा गाना सुन रही हो, म्यूज़िक सुनना अच्छा है, थोड़ा लाइफ को चिल करो, एंजॉय करो, मैं तुम्हें हमेशा लाइफ में खुश देखना चाहता हूँ, तुम सॉन्ग सुनती हो तो अच्छा लगता है मुझे। इस टाइप का कभी कुछ नहीं बोलना, या ये कभी नहीं पूछना कि तुम्हारी प्लेलिस्ट क्या है, तुम किस टाइप के जेनर को पसंद करती हो सॉन्ग्स सुनने में। ही नेवर बॉदर्ड अबाउट मी लिटरली। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है उसने जानने की कभी कोशिश ही नहीं करी। ऑल ही केयर अबाउट इज़ खाना। हाँ, शादी के कुछ ही दिनों बाद वो पूरी तरीके से कंट्रोल करने लगा था सुमित मेरे को। मतलब मैं अगर व्हाट्सएप पे कुछ स्टेटस डालती हूँ तो उसके लिए मना करने लगा था कि तुम स्टेटस मत डाला करो, बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, और म्यूज़िक मत सुना करो। म्यूज़िक सुनना उसको एलर्जी सी लगती थी, उससे चिड़चिड़ाने लगा था वो मुझे हमेशा ऐसा फ़ील कराता था जैसे मेरी कोई खुद की लाइफ नहीं है, मेरी कोई खुद की आइडेंटिटी नहीं है, मुझे खुल के जीने का कोई अधिकार नहीं है, खुश होने का कोई अधिकार नहीं है। आई यूज़ टू फील सो सफोकेटेड अराउंड सुमित एंड हिज मॉम, एंड बहुत घुटन महसूस होती थी उस घर में मुझको। मेरे हर एक एक्शन पे ऐसे दोनों माँ बेटे नज़र रखते थे कि कब मैं फ्रिज से क्या निकाल रही हूँ, क्या खा रही हूँ, क्या नहीं खा रही हूँ, खाना कैसे बना रही हूँ, क्या यूज़ कर रही हूँ, एक एक चीज़ पे मेरे नज़र रखते थे। मेरी लाइफ एक जेल के कैदी के जैसी हो गई थी। सुमित का मेन कंसर्न बस वही था कि मैं कैसे भी करके आस्था से बस खाना बनवाऊँ, मुफ्त की जैसे उसके लिए एक नौकरानी मिल गई हो और बस खाना बनवाते रहो और पेलते रहो खाना। ये उसका मेन मोटिव बन गया था, और वो सब कुछ भूल गया था कि उसने शादी से पहले क्या कहा था कि मुझे आस्था से व्लॉग्स वगैरह बनवाने हैं एंगेजमेंट के और शादी के। एवर आज की आस्था तुमने यूट्यूब की कोई वीडियो नहीं बनाई शादी के बाद, तुमने कोई व्लॉग, मेरी जो इच्छा थी शादी से पहले की एंगेजमेंट और शादी के व्लॉग्स बनाओ, वो तुमने क्यों नहीं बना के दिए मुझे। ऐसा कभी नहीं पूछा इन 6 महीनों में। मुझे सच में समझ में नहीं आता कि कोई इंसान शादी से पहले कुछ और शादी के बाद इतना ड्रास्टिक चेंज किसी इंसान में कैसे आ सकता है। मतलब फेकनेस की भी हद होती है, डुअलिटी की भी हद होती है यार। इतना दोगला इंसान, उफ। अब यही लगता है कि भाई ऐसे दोगले लोग निकलते हैं तो कैसे पहचाना जाए उनको। वही है ना, एक आध मीटिंग में आप नहीं पहचान सकते। बहुत चप्पल चतुर होना पड़ता है अगर आप अरेंज मैरिज के लिए जा रहे हो, और मतलब 1-2 महीने भी अगर आप कर रहे हो बातें तो बहुत स्मार्टली करनी पड़ेंगी कि कुछ ऐसा फॉल्ट निकल पाए, इंसान दोगला है या क्या है। इस टाइप की बातें जानने के लिए वो डिटेक्टिव माइंड का होना पड़ेगा, तभी आप किसी इंसान को जान सकते हो। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो रियल रहते हैं, रियल व्यक्तित्व को शो करते हैं अपने। सुमित को रोज़ाना इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट कि तनावपूर्ण माहौल बना रहे हैं खाने के ऊपर, हर चीज़ के लिए कोचना, हर चीज़ के लिए मना करना। और मैं ये बात बोलूँगी कि बंदे ने व्हाट्सएप की डीपी हटा दी थी। मैंने उसको ये बात बोली थी कि अरे आप व्हाट्सएप की डीपी लगाया करिए।
तो इस पे मेरे को ये बोलता है नहीं मैं तो पहले भी कभी नहीं लगाता था शादी से पहले और अब भी मैं नहीं लगाऊंगा। तो तुम मेरी बात तो मान नहीं रहे हो और तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं मतलब तुम कहोगे तो मैं स्टेटस नहीं लगाऊंगी, तुम्हारे जैसे बन जाऊंगी कि कोई भी सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म नहीं करूंगी मैं, बिल्कुल इंस्टाग्राम भूल जाऊँ, यूट्यूब भूल जाऊँ, व्हाट्सएप भूल जाऊँ, सब कुछ तुम्हारे जैसे कर दूँ। नहीं हो सकता भाई, नहीं हो सकता ऐसा। सुमित अगर रियलिस्टिक होता तो वो मुझको ये बोलता कि आस्था खाने की चिंता बिल्कुल भी मत करना, मैं बाहर से मंगा लूँगा या फिर एक टाइम का खाना तुम बना लो, एक टाइम का खाना मम्मी बना लें और बाकी टाइम तुम अपनी यूट्यूब वीडियोस को शूट करने और एडिट करने में निकालना। हर एक इंसान को पता है कि यूट्यूब करने में, एक वीडियो बनाने में कितनी मेहनत लगती है, स्क्रिप्ट तैयार करनी पड़ती है, फिर उसको शूट करना पड़ता है। शूटिंग में 2 घंटे तो मिनिमम आप समझिए एक वीडियो के लिए। अगर 20 मिनट के आसपास की वीडियो है, आधे घंटे की वीडियो है, तो 1 घंटा आराम से लगता है शूट होने में। एंड उसके बाद एडिटिंग 3-4 घंटे लेती है। तो भाई ऑल द यूट्यूबर्स, हैट्स ऑफ टू यू। बहुत, अगर जो पूरा शूट भी और एडिटिंग भी खुद ही करते हैं उनको हैट्स ऑफ। सुमित ये बोलता तुम बस कंसंट्रेट करो कि अपने यूट्यूब चैनल को कैसे ग्रो करना है और वीडियोस बनाने में या चैनल को प्रमोट करने में मेरी कोई भी हेल्प चाहिए होगी तो मैं करूँगा। ये एक रियल हस्बैंड, जो एक सच्चा लाइफ पार्टनर होता है ना, वो इस टाइप की बातें बोलता है। आज अगर सुमित ने ज़रा सी थोड़ी बहुत हेल्प की होती मेरा चैनल ग्रो कराने में, मोनेटाइज कराने में, तो आज घर बैठे मैं उसके यहाँ हज़ारों रुपए कमा रही होती और उसकी लाइफस्टाइल को बेटर करने में वो मनी को हम चैनलाइज कर सकते थे। उस इनकम से सुमित घर में झाड़ू पोछा करने वाली लगा सकता था, या अगर सुमित का कोई प्लान कभी था ही नहीं नोएडा में शिफ्ट होने का, तो हम बरेली में रहकर ही कोई एक अच्छा वेल फर्निश्ड घर खरीद सकते थे उस पैसों से और एक अच्छा लाइफस्टाइल जी सकते थे। और हमारी, अगर मेरी जैसे बकेट लिस्ट है कि मुझे भारत पूरा घूमना है, मुझे अपना भारत देश बहुत पसंद है, तो वो बकेट लिस्ट हम पूरी कर सकते थे। लाइफ में कौन इंसान नहीं चाहेगा कि आज हम जिस लेवल पे हैं तो कल उससे और एक बेहतर लेवल पे जाएं और एक बेहतर लाइफ को लीड करें, अपने सारे सपनों को पूरा करें। एक ही तो लाइफ मिलती है, तो अपनी इच्छाओं को कौन नहीं पूरा करना चाहेगा, अपने आप को और बेहतर कौन नहीं बनाना चाहेगा, कौन नहीं ग्रो करना चाहेगा। एक करेक्ट लाइफ पार्टनर, एक सही लाइफ पार्टनर कभी भी आपको किसी भी चीज़ के लिए रिस्ट्रिक्ट नहीं करेगा, आपको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करेगा, बल्कि एक सपोर्ट सिस्टम बन के, एक ढाल बन के मजबूत, वो आपके लिए खड़ा रहेगा, हमेशा आपको ग्रो करने में मदद करेगा, आपके टैलेंट को और निखारने में मदद करेगा, वो आपको हमेशा बूस्ट करेगा आगे बढ़ने के लिए। सुमित ने जो ये बातें कही हैं कि मैं नोएडा में फ़्लैट लेके आपको अपॉर्चुनिटी अगर कुछ होती है एक्टिंग की तो मैं कर दिलवाऊँगा, या फिर वो एक्टिंग में आपको आगे बढ़ाऊँगा, या फिर मुझे आपका व्लॉग्स वगैरह चाहिए, यूट्यूब चाहिए, ऐसे फेक बातें, फेक प्रॉमिसेस मत किया कीजिए। अगर आप उसे मानते नहीं हो और उसे पूरा नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़, किसी के जज्बातों के साथ खेलने का आपको कोई हक नहीं बनता है, किसी को फॉल्स होप्स देने का आपको कोई हक नहीं बनता है। आइए अब कुछ नार्सिज्म से रिलेटेड और इंसिडेंट सुनते हैं मेरी मैरिड लाइफ से जुड़े हुए। अच्छा, रक्षाबंधन से 2-3 दिन पहले सुमित के बड़े भाई अमित आए हुए थे घर पे। एंड सुमित जो थे उन दिनों उनको जाना था रक्षाबंधन से पहले गुड़गांव 2-3 दिन के लिए। तो वो प्रॉपर पूरा, मतलब जैसे वो होते हैं ना नार्सिसिस्ट पर्सन को हर चीज़ कंट्रोल में लेने की आदत होती है, उनके हिसाब से ही सब कुछ हो, कोई सामने वाला इंसान अपना दिमाग नहीं चला सकता। तो वो पूरा उन दिनों में उनकी अपनी मदर से थोड़ी सी लड़ाई हो रखी थी, तो वो मदर से बात नहीं कर रहे थे। तो प्रॉपर मुझे पूरा बता के गए कि ये मैं पनीर लेके आया हूँ, एक दिन मटर पनीर बना देना अमित के लिए, और एक दिन छोले बना देना अमित के लिए, छोले पूड़ी बना देना, और तहरी वहरी उसको बहुत पसंद है वो बना देना। ऐसे करके मुझे प्रॉपर पूरा बता के गए थे। और अमित भैया का भी डिवोर्स केस चल रहा था उस टाइम पे, जो है जिठानी, वो उनके लिए सुमित बोलता है कि अगर वो आएँ और खाना वाना बनाना चाहें तो उन्हें खाना बनाने देना, तुम उनकी हेल्प मत करना। ये सुमित ने मेरे को क्लियर कट
बोल के गया था। अब एक दिन शिवी भाभी आई तो वो बना रही थी, पूड़ी वगैरह बना रही थी। अब मैं क्या था कि मैं बेडरूम में थी और बस किचन की तरफ जा ही रही थी कि लाओ कुछ देख लूँ किचन में क्या काम करना है क्या नहीं करना है। तो इतनी देर में मैं अपनी चप्पल पहन ही रही थी, अमित भैया बोलते हैं आस्था जाके शिवी की मदद कर दो, उसकी हेल्प कर दो किचन में। आई वॉज लाइक मैं वहाँ पे मतलब मैं एक डिलेमा में आ गई थी कि मुझे बखेड़ा खड़ा करना चाहिए इस बात का कि नहीं करना चाहिए। मुझे एक्चुअली में बखेड़ा खड़ा करना चाहिए था, बट मैं शांत रह गई। मुझे कहना चाहिए था कि अपने भाई से तो पहले पूछ लो कि वो चाहता भी है कि मैं आपकी वाइफ की हेल्प करूं कि ना करूं। वो तो मेरे को ये इंस्ट्रक्शन दे रहा है कि शिवी अगर कुछ किचन में काम करे तो उसकी हेल्प मत करना। आप कह रहे हो कि किचन में काम कर दो उसकी, शिवी की जाके मदद कर दो, तो मैं क्या करूँगा बताओ, किसकी बात मालूम है। मुझे ये बोलना चाहिए था, बट मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है हेल्प कर देती हूँ। तो मैंने शिवी भाभी के साथ पूड़ियाँ सिखवा दी थी। आई एम ऑलवेज लाइक कि भैया शांति से हो जाए, चीज़ें ख़राब ना हो। अब सेकेंड इंसिडेंट इस चीज़ का ये मैं बताती हूँ कि जितने दिनों रक्षाबंधन पे अमित भैया आए हुए थे तो ऑब्वियसली सी बात है वो बाहर रहते हैं, तो जो मेरी एक्स सास है तो उनका मतलब दिल बहुत द्रवित हो रहा था अपने बेटे के लिए। तो उन्होंने क्लियर कट मेरे को ये बात बोल दी थी पहले ही दिन कि आस्था जब तक मतलब अमित है तब तक हम करेंगे, सारा खाना वाना हम बनाएंगे, तुम मत करना किचन में, थोड़ा बहुत हेल्प कर देना लेकिन मेजरली हम ही बनाएंगे सब खाना। तो वो बना रही थी रोज़ाना की जैसे, वो मैं थोड़ा बहुत हेल्प कर देती थी, ठीक है। तो क्या हुआ कि एक दिन रक्षाबंधन के जस्ट अगले दिन उनका शायद मूड नहीं होगा या क्या चक्कर था, मैं गई हुई थी ऊपर अपने कमरे में, अपनी मम्मी पापा से मैं बात कर रही थी फ़ोन पे, ठीक है। और शाम के 7:15 बजे होंगे मुश्किल से। अब सुमित ने एज यूजुअल मेरे को कॉल किया और मेरे को बुलाया नीचे आओ खाना बनाओ। और फिर एकदम से जब मैं नीचे आई तो मेरे को बोलते हैं कि लौकी तुरई तो अमित खाता नहीं है और जाके न्यूट्री नगेट की सब्ज़ी बनाओ और सब्ज़ी में थोड़ा पानी कम डालना। तो मैंने कहा कि क्यों, कुछ मतलब मम्मी जी ने कुछ बोला है क्या, पानी कम डालना और ये आप ऐसे क्यों बोल रहे हो कि जाके सब्ज़ी बनाओ, कुछ बात हो गई क्या। मैंने इस पर बोला कि नहीं कोई बात नहीं हुई है, मैं कह रहा हूँ वो अमित को 8 बजे खाना चाहिए होता है ना। अब मेरे को इस बात पे चुल हो गई, हर चीज़ की कियोटिक प्रॉब्लम सुमित को ही क्यों क्रिएट करनी है। अब मैं आपको वो बताती हूँ कि सुमित की मम्मी के क्या मुंह नहीं है क्या, अगर उनको खाना नहीं बनाना था उस दिन तो वो क्लियर कट मुझसे डायरेक्ट भी तो बोल सकती थी कि आस्था आज मेरा खाना बनाने का मन नहीं है तुम बना लो। सुमित से क्यों फ़ोन करवा के ऑर्डर करवा रही है कि आस्था जाओ खाना बनाओ, पहली बात। और दूसरा, सुमित क्यों इतना इंटरफेयर कर रहे हैं कि पानी ज़्यादा करो या पानी कम करो न्यूट्री नगेट में, ये बात मुझे क्लियर कट नहीं समझ में आती। एंड अगर इतना ही है तो भैया खुद बना लो जिस हिसाब से जैसे तुम्हें बनाना है। तो दूसरी बात कि अमित को 8 बजे खाना चाहिए होता है, ये लॉजिक तो मुझे किधर से किधर ही समझ में नहीं आया था। अमित भैया अपनी वाइफ के साथ गए हुए थे मार्केट उस टाइम पे, जितने 3-4 दिन जितने दिन रहे उन्होंने, मैंने कभी भी उनको कहते हुए नहीं सुना कि मुझे 1 बजे खाना चाहिए, मुझे 8 बजे खाना चाहिए, ऐसा कभी भी अपनी मम्मी को कभी उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं बोला। और उनकी मम्मी का जब मन होता था वो तभी खिलाती थी मतलब। तो सुमित को ये बात की क्यों पड़ी हुई है कि अमित 8 बजे खाना खाता है, और अमित भैया को खाना खाने का होता तो वो अपनी वाइफ के साथ मार्केट में नहीं घूम रहे होते और वो घर पे आए हैं 9 बजे। तो भाई उन्हें तो जब खाने का नहीं है कि उन्हें ऐसे पर्टिकुलर टाइम पे खाना नहीं चाहिए होता है, तो तुम क्यों बीच में घुस रहे हो भाई सुमित। मुझे ये क्लियर कट नहीं समझ में आ रही है, तो जानबूझ के मतलब आप प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हो। मैंने उस रात क्लियर कट सुमित को बोला मुझे पति का घर गृहस्थी में इंटरफेयर करना लड़की की नहीं अच्छा लगता है, आप इंटरफेयर मत किया कीजिए। तो इस पे सुमित मेरे को क्लियर कट बोलते हैं मैं तो इंटरफेयर करता हूँ वो करता रहूँगा। फिर गुस्से के घूंट पी लिए, खून के घूंट पी लिए, मैं चुप रह गई, उस टाइम पे भी नहीं बोला। लेकिन मैं गुस्सा में बोल सकती थी कि अगर तुम इंटरफेयर करोगे तो मैं नहीं खाना बना के दूँगी, अपने आप कर लो जो करना है तुम्हें। तो मैं तुम्हारी ये ऐसी हर समय गुलामी नहीं सह सकती कि ऐसे करो वैसे करो वैसे करो वैसे करो, हर चीज़ में तुम्हें घुसना है। तो अरे भाई
दूसरों को भी बोलने दो। अमित को जब नहीं जल्दी है, तुम्हारी मम्मी को खाना बनाने के लिए, वो उनके मुंह नहीं है, वो नहीं बोल सकती कि आस्था आज तुम खाना बना लो। हर चीज़ का जिम्मा तुमने ही ले रखा है सुमित कि मैं ही करूँगा, मैं ही मतलब वो ही करता धरता मैं ही हूँ, मैं ही सब कर रहा हूँ, मैं ही चला रहा हूँ। यही एटीट्यूड बस निभाना है, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा लिटरली। और कैसे जीवन साथी हो तुम यार? तुम्हारी वाइफ तुमसे साफ साफ क्लियर कट कह रही है कि मुझे मेरी घर गृहस्थी में खाने के उसमें मत इंटरफेयर करो, तो तुम्हें उसकी इच्छा का कोई मान ही नहीं है, कोई सम्मान ही नहीं है कि हाँ ठीक है ओके मैं उसको उसके हिसाब से चीज़ें करने देता हूँ, मैं तो इंटरफेयर करता हूँ करता रहूँगा। ये कोई लड़की ऐसे झेलेगी नहीं। एक दो दिन कोई किसी के साथ चल सकता है, हम ज़िंदगी भर नहीं चल सकता। कोई 6 महीने तक या ज़िंदगी भर ऐसे लड़की नहीं टॉलरेट करेगी, ये फैक्ट बात है। जब सुमित ने मेरे को वो इंटरफेरेंस वाली बात बोली थी कि मैं तो इंटरफेयर करता हूँ करता रहूँगा, तो इस पर मैंने बोला कि एक लड़की बाकी सारे रिश्ते के कुछ मतलब प्रॉब्लम होती है, ताने वाने हैं या कमियाँ कोई निकालता है या कुछ बुरा बोलता है, एक बार को फिर भी सहा जा सकता है। लेकिन अगर पति ही इस टाइप की बातें करता रहे, बुरा फील कराता रहे पत्नी को, तो पत्नी से नहीं झेला जाता है, पत्नी हार जाती है। तो इस पे सुमित बोलता है कि वाह क्या डायलॉग मारा है, ये उसका जवाब होता है। वही बात है ना, नार्सिसिस्ट लोग कभी कुछ सुनते नहीं हैं, आपकी भावनाओं को कुछ समझने की कोशिश नहीं करते हैं, ये फैक्ट बात है। आप बोलते रह जाओगे और उस इंसान पे जू तक नहीं रहेंगी। गैसलाइटर्स जो होते हैं ना, वो मतलब जैसे ब्लेम गेम खेलना या फिर मतलब जैसे दूसरे को बिल्कुल कि वो तो कुछ है ही नहीं, ऐसा वर्दीलेस फील कराने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। तो इसके ऊपर एक इंसिडेंट मेरा लाइफ का ये है कि एक दिन डिसाइड हुआ था कि अच्छा राजमा कल खाएंगे, है ना। मुझे याद था कि अगले दिन राजमा बनने हैं दोपहर के टाइम पे, तो मैंने रात में राजमा भिगो दिए थे। अब सुमित जब 11 बजे ऊपर आते हैं कमरे में, तो उनका बोलने का तरीका ही होता है, राजमा नहीं भिगोए होंगे तुमने। मैंने कहा भिगो दिए। मतलब आप ये चीज़ देख लो, ये नॉर्मल एक सेंटेंस है, लेकिन इसका महत्व कितना बड़ा है। आप सीधे आप पूछ नहीं रहे हो कि आस्था वो राजमा डिसाइड हुआ था कल बनना है, तुमने भिगोए कि नहीं भिगोए। ये सही तरीका है नॉर्मल कन्वर्सेशन करने का। लेकिन सुमित ने क्या किया, सीधे आके मतलब अपना निर्णय सुना दिया एंड दूसरे को गलत मतलब वर्दीलेस कि तुम तो बेकार इंसान हो, वैसा दिखाने की कोशिश करना। तुमने राजमा तो नहीं भिगोए होंगे, ये ऐसे पोर्ट्रे करना कि तुम तो निपुण गृहिणी हो ही नहीं, तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, तुम तो कुछ कर ही नहीं सकती। ये एक छोटा सा सेंटेंस है, लेकिन सब कुछ क्लियर कर देता है ये बात को। जब मुझे डिप्रेशन स्टार्ट हो गया था और मुझे अपनी लाइफ एकदम बोझिल लगने लगी थी और बिल्कुल मतलब जीने की इच्छा ख़त्म हो गई थी मेरी, तो मैं रात भर सोया नहीं करती थी, बस रोती रहती थी और कैसे कटेगी मेरी ज़िंदगी यही सब सोचती रहती थी, पूरी रात ऐसे ही निकल जाती थी। इस डिप्रेशन की कंडीशन में मैंने एक दिन सुमित से दिन के टाइम पे मैंने ऐसे बोला था, आप तो मुझसे प्यार करते नहीं हो। वो इंसान को फील हो जाता है ना कि मतलब जैसे कौन उससे प्यार करता है कौन उससे प्यार नहीं करता है, जब साथ में रहते हैं तो इंसान को फील हो जाता है कौन किसकी वाइब कैसी है, किसकी फीलिंग्स इमोशंस कैसे हैं। मुझे वो फील आने लगा था कि सुमित मुझसे प्यार नहीं करता है, उसको मेरे से कोई अटैचमेंट नहीं है। तो मैं बोल पड़ी एक दिन, पता नहीं कैसे निकल गया मेरे मुंह से कि आप तो मुझसे प्यार करते नहीं, अगर आप मुझे छोड़ दोगे और मेरे मम्मी पापा भी मुझे अपनाएंगे नहीं तो फिर मैं क्या करूँगी, मैं मर जाऊँगी, मैं सुसाइड कर लूँगी, मेरे पास तो इसके अलावा और कोई रास्ता ही नहीं है। ऐसे बुझी सी आवाज़ में मैंने उसको ये बात बोली थी। तो सुमित का इस पे बहुत ही नॉर्मल वे में मतलब ये था, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आप ये नार्सिसिस्ट पर्सन का ट्रेट होता है कि आप उसके सामने कुछ भी बोलो, कैसी भी भावनात्मक बातें कर लो, उसको भावनाएं नहीं होती हैं और वो आपकी भावनाओं को नहीं समझ पाता है। यहाँ पे वो ट्रेट सुमित का ये चीज़ दिखी, तो बिल्कुल फ़र्क ही नहीं पड़ा कि मैंने सुसाइड जैसी इतनी बड़ी बात उसके आगे बोल दी है। कोई भी नॉर्मल पति होगा जिसके अंदर भावना होगी, अपनी वाइफ के लिए प्यार होगा, सच्चा प्यार होगा, वो अपनी वाइफ को सीधे ये बोलेगा, अरे ये क्या बोल रही हो, सोच समझ के बोलो, ये सुसाइड करने के तुम्हारे मन में कैसे आ गई, क्या बोल रही हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ,
वो दिखाएगा, वो एक्सप्रेस करेगा, वो जताएगा कि हाँ वो वाकई में मुझसे प्यार करता है, उसके अंदर फीलिंग्स है, मैं उसके लिए इम्पोर्टेंट हूँ। वो ये बोलेगा मरने वरने की सोची भी कैसे तुमने, सोचना भी मत, ये कैसे आई तुम्हारी बात मुंह पे ज़ुबान पे ये बात सुसाइड करने की। पर सुमित ने इस बात को अनसुना कर दिया, कोई इंटरेस्ट ही नहीं उसको, मतलब इस बात पे उसने दिखाया। माइंड भी मन में ये सोच रहा होगा कि कल को मरती हो, आज मर जाओ, मुझे क्या। दिस इज़ वन ऑफ द भावनात्मक इंसिडेंट ऑफ माई लाइफ कि क्या इतनी जल्दी शादी के 2-3 महीने में ही प्यार ख़त्म हो जाता है, सारी भावनाएं ख़त्म हो जाती हैं। तो मतलब ये नोटिस किया है नॉर्मल कपल्स में कि सालों साल हो जाते हैं, 50 से ऊपर के भी हो जाते हैं, तब भी लोग डेट्स पे जाते हैं, अपने जीवन के हर एक मोमेंट्स को एंजॉय करते हैं एक साथ। दो लोगों के बीच में किसी तीसरे की कोई गुंजाइश ही नहीं होती है और बस एक दूसरे से मतलब रखते हैं और किसी दीन दुनिया से कोई मतलब नहीं रखते। ये इंसिडेंट ऐसा है और एक दो और ऐसे इंसिडेंट हैं तो जिसको सोच के मुझे लगता है वाई मी, क्यों मैं क्यों। अच्छा, अगर कोई पीड़ित इंसान किसी 2 या 3 नार्सिसिस्ट के बीच में रह रहा है तो उसको एक काम ज़रूर करना चाहिए अपनी लाइफ में कि डायरी मेंटेन करना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि आपकी लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड हो जाती है जब आप एक नार्सिसिस्ट पर्सन के साथ रहने लगते हैं। आपके एक ही दिन में इतनी सारी एक्टिविटीज़ हो जाएंगी, इतने सारे कलेश हो जाएंगे एक ही दिन में कि आप क्या क्या मतलब ट्रॉमेटाइज्ड होके रह जाओगे, क्या क्या याद रखोगे, एक से उबर नहीं पाओगे, दूसरा हो जाता है। ऐसा बहुत बार हुआ है मेरे साथ। सो कीप मेंटेनिंग दैट। मैंने भी ऐसी 2-3 महीने के बाद शादी के डायरी मेंटेन कर ली थी। मुझे पता ही नहीं था कि ये करना चाहिए, मुझे तो ये बाद में पता चला। तो एक एक दिन में जो जो भी इंसिडेंट होते जाते हैं उसको लिखते चले जाओ। 2-3 महीने में मैंने मतलब कम्प्लीटली ऑब्जर्व कर लिया था कि समथिंग इज़ फिशी, समथिंग इज़ रॉन्ग, ये दोनों नॉर्मल पीपल नहीं हैं, कुछ गड़बड़ है इनके साथ। मुझे उस टाइम पे नार्सिज्म क्या होता है ये नहीं पता था, लेकिन हाँ मतलब हर चीज़ में झुंझलाहट होना, चिड़चिड़ापन होना, हर चीज़ में प्रॉब्लम क्रिएट करना, छोटे छोटे इंसिडेंट्स में क्रिएट करना, नॉर्मल लाइफ कभी होती ही नहीं थी। तो वो चीज़ मुझे फ़ील होने लगी थी। मुझे ऐसा फ़ील होने लगा था कि जैसे मैं 2 अजनबियों के बीच में रह रही हूँ। मैंने अपने हर एक इंसिडेंट को लिखना स्टार्ट कर दिया, जो भी ये माँ बेटे मिलके प्रताड़ना देते थे मेरे को, मैंने उसको लिखना स्टार्ट किया। दिन मैं भिंडी की सब्ज़ी बना रही थी, सुमित गुड़गांव गए हुए थे और मैं और मेरी एक सास थी, और क्या करी थी, भिंडी को जब भूनने के लिए रख दिया था तो बीच बीच में मैं डायरी का इंसिडेंट भी याद कर करके लिख रही थी। अब मेरी सास को शायद मेरा लिखना नहीं पसंद आया होगा, तो जब भिंडी बन गई और आ गई, बिल्कुल फाइन थी भिंडी, ठीक थी, लेकिन वही है ना, वो प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। तो फ़ौरन से ये बोलने लगी खाते खाते कि कैसी भिंडी बनाई है तुम्हारी, ये जली हुई भिंडी से कैसे खाएंगे, कौन खाएगा। वो यही उन्होंने जो अपना पर्सपेक्टिव माइंड में बना लिया तो बना लिया, लेकिन मैं बिल्कुल मतलब एग्जॉस्ट हो गई थी अब उन लोगों के इस सारे ताने वाने से और इस टाइप के ड्रामा क्रिएट करने से। तो मैंने ये डिसाइड कर दिया था कि अब इनको बोलने दो जो बोलना है, मैं शांत रहूँगी, मैं इनको कुछ रिएक्शन ही नहीं दूँगी लिटरली, एंड मैं अपनी एनर्जी को सेव करके रखूँगी, इनसे कुछ बोलूँगी ही नहीं। प्रताड़ना सहना, ताने देना, लड़ाई करना और कलेश करना घर में लेके, यार 2 रोटी खानी होती है एक टाइम में, उसमें भी कलेश होता रहे, बहुत ख़राब लगता है। कोई भी इंसान किसी भी चीज़ के लिए लड़ ले, लेकिन प्लीज़ खाने के ऊपर नहीं लड़ना चाहिए, कभी भी नहीं लड़ना चाहिए। खराब करने के लिए कुछ भी अफवाह अनाप शनाप उल्टा सीधा बोल देता है और सोचता नहीं है कि वो क्या बोल रहा है। तो ऐसे ही एक दिन मेरी एक सास मेरी नंद से बात कर रही थी फ़ोन पर, और सुमित गए थे गुड़गांव, तो मुझे सुनाने के लिए बोल रही थी कि जब से सुमित की शादी हुई है ना समय पे खा पाता है ना समय पे सो पाता है। तो ये मेरी इमेज ख़राब करने के लिए नेहा दी के सामने ये कह रही थी कि मतलब उनका दिखाना ऐसा था कि ना मैं समय पे सुमित को खाना देती हूँ ना मैं उसे सोने देती हूँ। वही जो सुमित ने जैसे बोला था कि रात के 2-2 बजे तक कान खाती है, वही है। 6 बजे से लेकर 11 बजे तक वो बैठा रहता है अपनी माँ के पास में, बीवी को बिल्कुल समय नहीं देता है, वो बुरा नहीं है, लेकिन 2 घंटे 11 से 1 अगर मेरे से बात भी कर रहा है, वैसे तो लड़ाई करी, लेकिन अगर बात भी कर रहा है, थोड़ा बहुत टाइम बिता भी रहा है, तो
भैया भैया बहुत बुरी बात हो गई, सोने नहीं दे रही हैं हम, 1 बजे तक उसे, 2 बजे तक हम सोने नहीं देते। तो ये तो वही है मेरी इमेज ख़राब करना कि मैंने उसकी ज़िंदगी बर्बाद कर दी है स्मूथी, ये ऐसा मेरी नंद को दिखाना। नार्सिज्म एक बहुत ही घातक चीज़ है, बहुत ही एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट है एंड इसको बिल्कुल हल्के में मत लेने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप लोग भी, मैं अपने व्यूअर से बोलूँगी कि अगर कुछ इस टाइप के इंसिडेंट्स, मेरे से रिलेटेबल इंसिडेंट्स आप अपनी लाइफ में फेस कर रहे हो तो डायरी मेंटेन करना शुरू करिए इंसिडेंट्स वगैरह के। एनर्जी बिल्कुल मत दीजिए, अपनी रिएक्शन करना छोड़ दी, या तो फिर मतलब बिल्कुल ही रिएक्ट मत करो इस टाइप के लोगों की बातों पे, या फिर एकदम चंडी देवी, वो झांसी की रानी वाला रूप आपको लेना पड़ेगा और करारा जवाब उसी समय देना पड़ेगा इस टाइप के लोगों को, क्यों, वरना इनकी हिम्मत बढ़ जाती है। और पॉसिबल हो सके तो अलग हो जाओ, दूर हो जाओ, ऐसे लोगों से कांटेक्ट ही ख़त्म कर दो, वरना आपकी लाइफ कैसे नीरस नरक बन जाएगी आपको खुद को नहीं पता चलेगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो उसे लाइक करते रहिए एंड मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपके ऐसे कुछ रिलेटेबल इंसिडेंट्स हैं, तो मैं सारे कमेंट्स पढ़ती हूँ। अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऐसे ही मेरी वीडियोज़ को एंजॉय करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।